बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। My dear students, you are welcome here again in the third lecture of the curriculum adaptation for the students with special need. My dear students, as our first lecture related to the introduction of the curriculum, and the second one was related to the types of the curriculum. Today, I thought we should have to learn about the Bloom taxonomy. Without Bloom taxonomy, it is not possible for us how we can adapt the curriculum, because detail will be in coming soon in the next slides. This will be our third lecture regarding the Bloom taxonomy, and we should have to get know-how about the different levels of learning through the Bloom taxonomy. आइए अपने फॉर्मल सेशन की तरफ चलते हैं। आ सकते हैं। My dear students, before going to the formally Bloom taxonomy, मैं इसकी थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड जो है वो बताना चाहूँगा। Bloom taxonomy basically is a set of three hierarchical models used to classify educational learning objectives into levels of complexity and specificity. The three lists cover the learning objectives in cognitive, affective and sensory domains. बुनियादी तौर पे जो हमारा ब्रेन हमने तीन हिस्सों में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। उसमें एक कॉग्निटिव डोमेन है, एक अफेक्टिव डोमेन है और एक जो है वो सेंसरी डोमेन है। ठीक है, इसको हम साइकोमोटर डोमेन का भी नाम देते हैं। तो these three cognitive domain list has been the primary focus of the most traditional education, and it's frequently used to structure curriculum learning objective assessment and activities. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा पर्पस है वो लर्निंग को बेहतर बनाना है, तो जहाँ पर ब्लूम टैक्सोनॉमी भी इसी मकसद के लिए जो इसके ऊपर काम किया गया है, ताकि हम बच्चों की लर्निंग को कैसे डिफरेंट लेवल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरह से हम जो है वो इसको बेहतर बना सकते हैं। The models were named after Benjamin Bloom. Benjamin Bloom बेसिकली एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट था बुनियादी तौर पे, जिसने ये टेक्सोनॉमी के ऊपर काम किया था। बेसिकली दिस पर्सन चेयर्ड द कमेटी ऑफ एजुकेटर्स दैट एडवाइज द टेक्सोनॉमी। उसको जो है वो कहा जाता है कि बेसिकली जो पहला हमारे पास जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल गोल्स हैं, उसके ऊपर भी जो है वो बेंजामिन जो है वो कुछ काम किया था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ मज़ीद भी इसके साथ जो हमारी चीज़ें हैं कि किस तरह से हमारे जो चीज़ें हैं जो हैं वो वक़ूफ़ पज़ीर हो रही हैं, जो किस तरह से चल रही हैं। तो ब्लूम बुनियादी तौर पर उसने ये देखा है कि हमारे पास जो लर्निंग है, चूँकि हमारे पास एज चेंज हो रही है, क्लास चेंज हो रही है, ग्रेड चेंज हो रहा है, बच्चों का IQ लेवल जो है वो चेंज हो रहा है, तो किस तरह से जो है वो यू कैन से कि क्लासिफिकेशन ऑफ ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स है और जो स्किल्स है वो कैसे की जा सकती है। तो दिस टेक्सोनॉमी बेसिकली वाज प्रपोज्ड इन 1956 by the Benjamin Bloom, an educational psychologist. Though this person was working in the University of Chicago at that time, the terminology has been recently updated to include the following six levels. वो मैं सिक्स लेवल्स भी आपसे अभी जो है वो थोड़ी देर में जो है वो डिस्कस करूँगा कि हमारे पास सिक्स लेवल्स वो क्या हैं और उसके ऊपर जो है वो किस तरह से उसको डिफरेंट पार्ट्स में चेंज किया गया है और उन डिफरेंट जो हमारे पास लेवल्स कवर किए गए हैं उन लेवल्स का हमारे पास पर्पस क्या है। तो बुनियादी तौर पर ये जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है, आपको जिस स्लाइड के ऊपर अभी आप मौजूद हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो बेंजामिन ब्लूम ने जो है वो इसके ऊपर काम किया था, उसने इसका आइडिया दिया है। तो उसने जो लर्निंग है उसको उसने सिक्स हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया। पहला हमारे पास है नॉलेज, दूसरा हमारे पास है कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा हमारे पास है एप्लीकेशन,
फोर्थ वन हमारे पास है एनालिसिस, फिफ्थ इज द सिंथेसिस एंड द सिक्स वन इज द इवेल्युएशन। ये 6 लेवल हैं जो ब्लूम ने अपने इस ब्लूम टेक्सोनोमी के अंदर जो है वो हमें बताए हुए। आपको मैं एक बात बताता चलूं कि जो टेक्सोनोमी के लफ्जी मतलब है उससे मुराद होती है कि किसी भी चीज़ को साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर जो है वो किस तरह से जो है वो साइंटिफिक बुनियादों पर किस तरह से डिवाइड किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। हम चीज़ों को साइंटिफिक बुनियादों पर कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, कैसे उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, और क्या हमारे पास किसी भी चीज़ को हमारे पास डिफरेंट हिस्सों में या डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर या डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करने के कोई ना कोई तरीका जो है उसको हम टेक्सोनोमी का नाम देते हैं। तो टेक्सोनोमी का बेसिकली मतलब है कि ग्रुप्स में अंदर तकसीम करना ऑन सम साइंटिफिक बेसिस। जैसे आपने देख लिया है कि हमारे पास जो है वो ये ब्लूम टेक्सोनोमी का जो है नए वाला मॉडल आपको नजर आ रहा है। प्रीवियस जो मॉडल था वो पहले वाला मॉडल था। ये जो आपको यहाँ पर इस वक्त तस्वीर नजर आ रही है, बुनियादी तौर पर ये उसकी रिवाइज्ड, इसको ब्लूम टेक्सोनोमी का हम नाम देते हैं। रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनोमी का नाम दिया जाता है, क्योंकि पहले उसका ख्याल था कि हमारे पास सामने इवेल्युएशन को एंड पे रखा हुआ था, लेकिन जहाँ पे हमारे पास इवेल्युएशन से आगे जो एक बहुत बड़ा लेवल होता है किसी भी जगह का लर्निंग का, क्रिएटिविटी होता है, इनोवेशन होता है, डिस्कवरी होता है, वो मिसिंग था इसके अंदर। तो यहाँ पर ब्लूम टेक्सोनोमी में इसको ऐड कर दिया गया है। तो हम इसकी जो डिटेल है वो अगली आने वाली स्लाइड्स के अंदर देख रहे हैं, जहां पर फिर आपको जो पता चलना चाहिए कि जो हमारे पास ब्लूम टेक्सोनोमी उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मैंने आपको 6 डिफरेंट लेवल्स बताए हैं कि ब्लूम ने जो टेक्सोनोमी के अंदर लर्निंग के 6 डिफरेंट लेवल्स दिए हैं वो कौन से हैं। उनमें मैं आपको पहले बताया कि रिमेंबरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, अप्लाइंग है, एनालाइजिंग है, इवेल्युएटिंग है, क्रिएटिंग है। ये हमारे पास जो है वो 6 लेवल्स हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो पहले 3 लेवल हैं जिसमें रिमेंबरिंग आ रहा है, रिमेंबरिंग को हम नॉलेज भी कहते हैं, दिस इज नॉट एन इशू। ये मतलब कि एक ही चीज़ के 2 नाम हैं, डिफरेंट चीज़ों से पुकारा जा सकता है चूँकि मीनिंग सेम है। जो पहले 3 लेवल हैं जिसमें रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग और अप्लाइंग, इन 3 लेवल्स को हम कहते हैं लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जो लोअर ऑर्डर लर्निंग लेवल, लोअर ऑर्डर लर्निंग लेवल, या फिर हम इसको कहते हैं लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। और जो ऊपर वाली हमारे पास 3 हैं जिसके अंदर एनालाइजिंग है, इवेल्युएटिंग है और क्रिएटिंग है, इनको हम बोलते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कहते हैं या फिर हायर ऑर्डर लर्निंग लेवल का हम इसे जो है वो नाम देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब रिवाइज ब्लूम टेक्सोनोमी है, इसके अंदर जहां आपको जो शेप नज़र आ रही है इसके साथ डिफरेंट एक्शन वर्ब्स भी दिए गए हैं जो किसी भी जो है वो लेवल को बताने के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं और वन बाय वन तमाम जितने भी हमारे पास लेवल्स हैं उनको हम शेयर करते हैं कि ये हमारे पास क्या है। पहला हमारे पास है रिमेंबरिंग या फिर आप इसे कहते हैं नॉलेज। अब जो रिमेंबरिंग या फिर नॉलेज लेवल हमारे पास क्या है, मैं इसको आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसमें हमारे पास कि इन दिस फर्स्ट स्टेज ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी यू माइट आस्क स्टूडेंट टू रिसाइट समथिंग यू हैव टॉट देम, quoting information from memory based on previous lectures, reading material and notes. Educators can use verbs like this. Okay, अब रिमेंबरिंग है क्या? बुनियादी तौर पर रिमेंबरिंग ये है कि आपने एक चीज, कोई एक टीचर है, उसने स्टूडेंट को कुछ सिखाया है। अब वो चीज जो सिखा रहा है, सिखाने के बाद स्टूडेंट ने सीख ली। अब सीखने के बाद हमारे पास उसका लेवल क्या होना चाहिए कि वो रिस्पॉन्ड कैसे करे टीचर को। इसके अंदर रिमेंबरिंग के लेवल की, जैसे नाम से जाहिर हो रहा है कि ही और शी हैव टू रिमेंबर इट,
अब रिमेंबर किस अंदाज में करना है कि वो जो कुछ आपने उसे सिखाया, यानी टीचर ने आपने समझाया है, अब वो स्टूडेंट उसी तरह से वापस उसको बता दे। यानी उसको उसको कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, उसने उसको अंडरस्टैंड नहीं किया, उसने समझा नहीं है, जस्ट उसने मेमोराइज कर लिया है। जो आपने बताया, जो आपने कहा, उसने सुन लिया और उसी तरह से वापस आपको बता दिया कि सर मैडम आप कोई भी चीज उससे पूछते हैं, उसने उसी तरह से जिन अल्फाज में आपने बताया था उन्हीं अल्फाज में आपको वापस कर दिया। तो इसको हम कहते हैं रिमेंबरिंग। ये जो रिमेंबरिंग का काम है, इसके अंदर जो चीज़ें शामिल होती हैं वो सारी की सारी होती हैं जैसे जो इंफॉर्मेशन मेमोराइज करने के लिए होती है। आप बच्चे से पूछ रहे हैं पाकिस्तान कब बना था, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कब पैदा हुए थे। अच्छा, या फिर आप उससे कहते हैं कि आप आयतुल कुर्सी सुनाओ, आपने जो है वो उसे सूरह इखलास पढ़ाई थी, उसे याद करवा दी और उसी तरह से वापस उसने आपको बता दी। या फिर अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो आपने किसी चीज़ की डेफिनेशन बताई थी, आपने कहा जी कि बताएं कि एक सेट की डेफिनेशन क्या होती है, सेट को कैसे डिफाइन करते हैं। अब जिन अल्फाज में आपने वो डेफिनेशन बताई थी उन्हीं अल्फाज में वापस स्टूडेंट ने आपको सुना दी। तो ये है हमारे पास पहला लेवल रिमेंबरिंग। इसके अंदर मैंने ये अभी जो आपको नेक्स्ट स्लाइड नजर आ रही है, अब चूंकि आपने एक लफ्ज पीछे सुना है कि एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, हमने बुनियादी तौर पर हमें ये भी गाइडलाइन प्रोवाइड करती है ब्लूम टैक्सोनॉमी कि हम उन बच्चों के लिए जिनको हम पढ़ा रहे होंगे, जिनको काम करवा रहे होंगे, उनके लिए हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखेंगे। तो मैंने ये गाइडलाइन साथ जो है वो प्रोवाइड कर दी है। मैंने एक्शन वर्ब्स दिए हैं और एक्शन वर्ब्स के साथ नीचे मैंने एग्जांपल्स भी दे दिए हैं। तो इसलिए ये क्यों ऐसा किया जा रहा है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है क्योंकि हम आपको कोर्स पढ़ा रहे हैं डिफरेंशिएटेड करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस। तो जब आपने करिकुलम को डिफरेंशिएट करना है तब आप ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखेंगे। डिफरेंट लेवल्स के हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स होंगे, डिफरेंट डिसेबिलिटीज के साथ होंगे। तो आपने क्या करना है, आपको कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी, आप किस तरह से जो है वो कर रहे होंगे। तो इसलिए जहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह का एजुकेशनल जो लेवल होगा और जिस लेवल के ऊपर बच्चा होगा, जिस ग्रेड में होगा, जो उसकी एज होगी, जो उसके रियल आईक्यू के मुताबिक जो हम काम कर रहे होंगे, हमने उसके अकॉर्डिंगली उसके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स लिखने होंगे। तो मैंने इसकी एक एग्जांपल दी है, जितने भी एक्शन वर्ब्स दिए गए हैं जैसे साइट, डिफाइन, डिस्क्राइब, ड्रॉ, इनोमिनेट, आइडेंटिफाई, पॉइंट, कोड, इंडेक्स, इंडिकेट, लेबल, लिस्ट, मैच, मीट, नेम, आउटलाइन वगैरह वगैरह। तो ये हमारे पास वर्ड्स ही हमें बता रहे हैं कि ये लेवल वो है जिसके अंदर स्टूडेंट ने हमें एज इट इज वापस रिस्पॉन्स कर देना है, बट उसे इस बात का कुछ भी आइडिया नहीं है कि एक्चुअली उसने क्या लर्न किया, उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, ही जस्ट गेटिंग द मेमोराइज। ये था हमारे पास पहला लेवल जिसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास है नॉलेज लेवल या फिर हमारे पास रिमेंबरिंग लेवल। आइए चलते हैं दूसरे लेवल की तरफ, ये हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग। इससे हम कम्प्रीहेंशन का नाम भी देते हैं। अंडरस्टैंडिंग या कम्प्रीहेंशन क्या है कि इसके अंदर जिस तरह से आपने एक बच्चे को चीज सिखाई है, जो आपने काम करवाया है, अब जहां पर एक एडिशनल स्किल ऐड हो जाती है अंडरस्टैंडिंग के अंदर कि स्टूडेंट ने ना सिर्फ उसको मेमोराइज कर लिया है, बल्कि यहाँ पर स्टूडेंट की जो एडिशनल स्किल साथ ऐड हो जाती है कम्प्रीहेंशन के अंदर और अंडरस्टैंडिंग के अंदर, वो जो है कि उसे समझ आ जाती है, वो आपकी बात को समझ लेता है। अब टीचर को वापस वो रिस्पॉन्स करता है बच्चा, लेकिन रिस्पॉन्स उन्हीं अल्फाज में नहीं करता जिसमें टीचर ने बताया था। नॉलेज लेवल के अंदर तो ये था कि टीचर ने जो अल्फाज बोले थे वही अल्फाज इस्तेमाल करता है, उसी तरतीब के साथ इस्तेमाल करता है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के अंदर यह कि वो चीज़ों को समझता है, चीज़ों को समझने के बाद अपने अल्फाज के अंदर एक्सप्लेन करता है। तो इसलिए अपने अल्फाज के अंदर वापस बताता है और अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या हुई है। ठीक है, तो दिस मतलब कि वो ही आर शी कैन यूज देयर ओन वर्ड्स इन ऑर्डर टू इवेल्युएट देयर कॉम्प्रिहेंशन फ्रॉम द रिमेंबरिंग स्टेट ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी।
I also here quote example that they might have to paraphrase a story or definition, explain a concept in their own words. He or she, the student, got the concept and now he or she able to define, describe and can respond to the teacher in their own words. तो आइए इसके एक्शन वर्ब्स देखते हैं कि इसके एक्शन वर्ब्स क्या हैं। इसके एक्शन वर्ब्स हो सकता है कि आपको कोई इसमें मिलता जुलता भी हो, बट यू हैव टू गो थ्रू द कॉन्टेक्स्ट कि हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली आप जो है वो एक्शन वर्ब्स चूज करें। जैसे ऐड, अप्रोक्सीमेट, आर्टिकुलेट, एसोसिएट, कैरेक्टराइज, क्लैरिफाई, क्लासिफाई, कंपेयर, कंप्यूट, कंट्रास्ट, एक्सटेंड एंड सो ऑन। These are the list for the action verbs. As the example shown, can rewrite the principles of test writing, explain in one's own words the step for performing a complex task, translate and question equation into a computer spreadsheet, rephrase own words, अपने वर्ड्स में बताना। अपने वर्ड्स में कब बताया जा सकता है, जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी, जब कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग होगी तो अपने अल्फाज में डिस्क्राइब किया जा सकता है, बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है। चलते हैं अगले लेवल की तरफ। ये है हमारे पास अप्लाइंग का लेवल 3। अब हमारे पास प्रीवियसली स्किल्स तो हमारे पास मौजूद है स्टूडेंट के अंदर, लेकिन अब इसके अंदर क्या होता है, जो भी हम रूल्स सिखा रहे हैं, जो भी हम नॉलेज सिखा रहे हैं, जो हम स्किल्स सिखा रहे हैं, जो हम स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल सिखा रहे हैं, स्टूडेंट उन तमाम प्रिंसिपल्स की, उन तमाम स्किल्स की, उन तमाम फार्मूलाज की, उन तमाम जो है वो जो प्रिंसिपल्स उसने सीखी हैं, उन तमाम को उसी तरह की सेम कंडीशन के अंदर नए सिनेरियो के अंदर जो है वो अप्लाई कर सके। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर है, आप उसे सिखा देते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब वो उसे क्या होता है कि उसको हम एक इक्वेशन देते हैं, उसके अंदर भी दो टर्म्स होती हैं, इसके अंदर भी दो टर्म्स थी, एक टर्म a है, एक टर्म b है। a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम नया सवाल उसे देते हैं 2x प्लस 3 का स्क्वायर, a की जगह पर 2x है, b की जगह पर 3 है, इसका स्क्वायर ओपन करना है। तो सेम वो अगर इसके ऊपर अप्लाई करने के काबिल हो जाता है, यानी अगर वो 2x प्लस 3 का स्क्वायर ओपन कर लेता है, उस स्क्वायर को एक्सपेंड कर लेता है, उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर देता है, तो फिर हम ये कहते हैं कि अब ये स्टूडेंट जो है एप्लीकेशन लेवल पर है। तो आइए हम इसके जो है वो तमाम एक्शन वर्ब्स देखते हैं कि वो एक्शन वर्ब्स क्या हैं। लेट्स से मैं आपको फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट रिसाइटिंग द फर्स्ट कॉलम, acquire, adapt, allocate, alphabetize, apply, ascertain, assign, attain, avoid and use. But the example is here, we use a manual to calculate employee vacation time. अब वेकेशन टाइम आपने सीख लिया कि कैसे कैलकुलेट करना है, कि उसने कहा कि एक उसी तरह का मैनुअल पकड़ें और जो जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका वेकेशन टाइम आप कैलकुलेट करें और अप्लाई लॉज और स्टैटिस्टिक्स टू इवैल्यूएट द रिलायबिलिटी ऑफ अ रिटन टेस्ट। ओह गुड, कि आपने कोई टेस्ट लिया है और आपने टेस्ट जनरेट किया है, टेस्ट डेवलप किया और उसकी रिलायबिलिटी आप जो है वो फाइंड आउट करें। फोर्थ लेवल हमारे पास है एनालाइज। एनालाइज का यहाँ पर क्या मतलब है, एनालाइज से ये मुराद है कि आपको एक पार्ट सेट ऑफ नॉलेज दे दिया गया है, आप उस सेट ऑफ नॉलेज को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। आप उसे आप यूं कह लें कि जो आपको एक सेट ऑफ नॉलेज दिया गया है, आप उसको डिफरेंट, उसके जो अंदर डिफरेंट आइडियाज हैं उसको सेपरेट करेंगे, उसे ब्रेक डाउन करेंगे उस नॉलेज को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। आप इसमें कंपैरिजन हो सकता है, कंट्रास्ट हो सकता है, एनालिसिस हो सकता है, आपने डिफरेंशिएट करना हो सकता है, डीकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं, या ये भी कहा जाता है उसमें स्पेसिफिक काइंड ऑफ नॉलेज जो है वो आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ सकता है। जब किसी भी एक स्टूडेंट के अंदर, लर्नर के अंदर ये वाली स्किल्स आ जाती हैं कि वो एक गिवन नॉलेज को उसके डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट हिस्सों के अंदर तकसीम कर देता है, तो हम उसे कहते हैं
कि उसने एनालाइजिंग या फिर एनालिसिस का जो लेवल है वो अचीव कर लिया है। अच्छा, इसके अंदर एक ये भी हो सकता है, लेट्स से कम ऑन टू द नेक्स्ट, कि हमारे पास एग्जांपल भी कल मौजूद है। मैं आपको पहले इसके जो है वो एक्शन वर्ब्स बता रहा हूँ कि जो पहला कॉलम जिसमें इसमें आपको रिसाइट कर रहा हूँ कि एनालाइज है, ऑडिट, ब्लूप्रिंट, ब्रेडबोर्ड, ब्रेक डाउन, करेक्टराइज, क्लासिफाई, कंपेयर, कन्फर्म एंड कंट्रास्ट। जैसे आपसे कहा जाता है कि ये एक आपको जो सेट ऑफ नॉलेज गिवन है उसके अंदर कोई दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो आपसे ये कहा जाता है कि आप इन दोनों चीज़ों का जो है वो कंपैरिजन करें। तो आप एक कॉलम में एक चीज़ बता रहे हैं और उसी कॉन्टेक्स्ट में दूसरी एक कॉलम है और दूसरी चीज़ का कॉन्टेक्स्ट जो है वो आप उसी सेम कॉन्टेक्स्ट के अंदर दूसरी चीज़ का सिनेरियो जो है वो आप बात कर रहे हैं। या फिर कंपेयर भी करते हैं, सम टाइप आप कंट्रास्ट करते हैं, सम टाइम आप चीज़ों के जो है वो फंक्शंस जो है वो शेयर करते हैं। तो इसकी मैं अगर आपको मैथमेटिक्स के अंदर एग्जांपल दूं तो यूँ दूंगा, आपने बिकॉज ब्रेक डाउन करना है, उसके हिस्सों में करना है। अगर आपको मैं एक अलजेब्राइक फैक्टर दे देता हूँ, अलजेब्राइक सेंटेंस दे देता हूँ या एक्सप्रेशन दे देता हूँ, तो आपसे सवाल जो किया जाता है कि यू हैव टू फैक्टराइज this expression. This is the very smallest example of the analyzing. आप क्या करते हैं, आपको एक क्वाड्रेटिक अगर फैक्टर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, तो अगर आप इसको इसके डिफरेंट उसके अंदर चेंज करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो जाएगा एक्स माइनस थ्री एंड एक्स प्लस टू, दो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। अब आपने क्या किया, एक जो गिवन एक्सप्रेशन की उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये मैंने बहुत ही सिंपल और सादा मिसाल आपके लिए जो है वो दी है। तो इसकी हम नीचे दी हुई एग्जांपल देख लेते हैं कि ट्रबल शूट अ पीस ऑफ इक्विपमेंट बाय यूजिंग लॉजिकल डिडक्शन, रिकॉग्नाइज लॉजिकल fallacies in reasoning, gathers information from departments and select a required task for training. तो there are so many different tasks, मुख्तलिफ तरह से आप इसे जवाब कर सकते हैं। इसकी मिसाल यूँ भी है कि आपको एक इंग्लिश का पैराग्राफ गिवन है, मैं एक और सादा सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको एक इंग्लिश का पैराग्राफ गिवन है, उसमें से आपको कहा जाता है कि एडजेक्टिव्स अलहदा कर दो, नाउन्स अलहदा कर दो, प्रोनाउंस अलहदा कर दो, प्रपोजिशंस अलहदा कर दो, हेल्पिंग वर्ब्स अलहदा कर दो, वर्ब्स अलहदा कर दो, एडजेक्टिव्स अलहदा कर दो एंड सो ऑन, आपसे ये कहा जाता है। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं इस वक्त रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऊपर बात कर रहे हैं, ये है इवेल्युएटिंग। इवेल्युएटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो स्टूडेंट है उसके अंदर जजमेंटल पावर आ जाए, आप किसी चीज को जज कर सकें, क्रिटिसाइज कर सकें, आप किसी चीज के अच्छा बुरा या होने का अंदाजा लगा सकें। लेकिन बट दैट शुड बी और सम, मतलब के रीजंस किसी चीज की बुनियाद पे होना चाहिए आपके पास, उसको 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 करने के लिए जो है वो यानी आपने क्यों ऐसा किया है, आपने उससे इवेल्यूएट करके एक कमेंट क्यों किया है और वो कमेंट जो किया वो किन बुनियादों पर किया वो आपको पता होना चाहिए। तो इवेल्युएटिंग की जो लेवल है वो जो है कि आप चीज़ों को जज करने के काबिल हो जाएं, आप अपनी ओपिनियन देने के काबिल हो जाएं, आपके अंदर ये एबिलिटी पैदा हो जाए कि आप अपनी आपके अंदर किसी भी चीज़ के मुतल्लिक आप अपनी राय का इजहार कर सकें, लेकिन वो जो राय आप दे रहे हैं, वो जो ओपिनियन आप अपनी दे रहे हैं, वो किसी बुनियाद पर होनी चाहिए और वो बुनियाद आपको पता होनी चाहिए। तो आपके अंदर जजमेंटल पावर जब आ जाती है तो हम कहते हैं कि आप इस वक्त इवेल्युएशन लेवल पर हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये है, मैंने इसके लिए जो एक्शन वर्ब्स आपको दिए हैं उसमें पहली जो हमारे पास है लिस्ट उसको प्लीज देख लीजिए कि अप्रेज, आप किसी को शाबाश दे रहे हैं इवेल्युएट करके, असेस, कंपेयर, कंक्लूड, आपने कंक्लूड किया कोई चीज, कंट्रास्ट, काउंसल, क्रिटिसाइज, आपने क्रिटिसाइज किया है। अब आपने क्रिटिसाइज किया है, तनकीद का निशाना बनाया, तो आपके पास जिस चीज को आपने क्रिटिसाइज किया उसके अगेंस्ट भी आपके पास बात करने के लिए होनी चाहिए कि आपने क्यों क्रिटिसाइज किया, व्हाट आर द रीजंस, यू हैव टू प्रोवाइड द रीजंस एंड देयर शुड बी अ रीजन फॉर द क्रिटिसिज्म, और आपके ख्याल में क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए एंड डिटेल। तो आपके पास एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं कि सिलेक्ट द मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन
hire the most qualified candidate, explain and justify a new budget. अब चलते हैं हमारे पास लास्ट इसका पोर्शन है। लास्ट हमारे पास स्टेज है ब्लूम टेक्सोनोमी की। Okay, at this final level of Bloom taxonomy, the student demonstrate full knowledge by applying what they have learned. यानी वो अप्लाई करता है, अपनी सारी सलाहियतों को अप्लाई करता है, एनालाइज करता है, इवेल्युएट करता है एंड बिल्डिंग समथिंग ईदर टेंजिबल और कंसेप्चुअल। फिर वो एक नई चीज देता है, इनोवेटिव हो जाता है, क्रिएटिव हो जाता है, वो नई चीजें बनाने, नई चीजें इंट्रोड्यूस करवाने और नई चीज़ों को बताने के लिए जो है वो काबिल हो जाता है। दैट would could include writing a manual or report on a particular topic, designing a piece of machinery. मतलब if he or she going to designing a piece of machinery तो it mean कि वो कोई नया काम कर रहा है ना, or revising a process to improve the result. और वो कोई नई चीज़ इनोवेट कर रहा है, कुछ नई चीज़ बना रहा है, ठीक है। वर्ब्स टू यूज वो मैंने आगे भी लिखे हुए हैं, लेट वी हैव टू दो। अब क्रिएटिंग का लेवल जो है कि उसके अंदर क्रिएटिविटी आ गई है, इनोवेटिविटी आ गई है, नोवेलिटी आ गई है, वो उसकी राइटिंग में आ जाए, वो कोई नई फिजिकल, वो जैसे मैंने आपसे बोला कि वो टेंजिबल चीज़ हो या फिर कंसेप्चुअल चीज़ हो, दोनों में से कोई एक जो है वो हो सकती है। आप कोई एक चीज, कोई एनीवन, कोई भी क्रिएटिव काम है, वो कॉन्सेप्चुअल है, वो आइडियोलॉजिकली है, वो किसी टेंजिबल फॉर्म में है, वो किसी हार्ड फॉर्म में है, वो सॉफ्ट फॉर्म में है, वो कोई आइडिया है, वट एवर दैट कैन बी, ठीक है। तो कोई भी हमारे पास नई वो बात कर रहा है, नया आइडिया दे रहा है। अब हमारे पास इसके लिए जो एक्शन वर्ब्स हैं, पहले मैं आपको फॉर एग्जांपल 2-4 बोल देता हूँ। फर्स्ट हमारा कॉलम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, एनिमेट है, अरेंज है, असेंबल है, बजट है, कैटेगराइज है, कोड, कंबाइन, कोप, कारस्पॉन्ड, प्रिपेयर एंड पोर्ट्रे है। तो ये है, नीचे मैंने ये एक एग्जांपल दी है, राइट अ कंपनी ऑपरेशन और प्रोसेस मैनुअल। एक नया काम कर रहा है कि उसने जो कंपनी है उसके ऑपरेशंस के ऊपर एक प्रोसेस में मतलब उसके ऑपरेशंस और प्रोसेस के ऊपर मैनुअल तैयार करना है। और डिजाइन अ मशीन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, integrate training from several sources to solve a problem, revise and process to improve the outcomes वगैरह वगैरह। ये डिफरेंट एग्जांपल्स आपके सामने मौजूद हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस आज के लेक्चर में ये बताया है कि ब्लूम टेक्सोनोमी हमारे पास क्या है, इसके डिफरेंट 6 लेवल्स मैंने आपके साथ जो है वो शेयर किए हैं। बुनियादी तौर पर जो ब्लूम टेक्सोनोमी है, जो कि वो 2 तरह से काम करती है, एक तो आपको वो लर्निंग लेवल्स बता रही है और दूसरा जो है वो आपको असेसमेंट के लिए भी आपको वे आउट तैयार कर रही है। तो अब मैं आपको चंद, क्योंकि इसमें हमारा पर्पस चूँकि करिकुलम डिफरेंशिएशन एंड इंस्ट्रक्शंस के ऊपर है, डिफरेंशिएटेड करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हमने जो सीखना है कि हमने अपने करिकुलम को डिफरेंट लोगों की एबिलिटी के अकॉर्डिंगली कैसे डिफरेंशिएट करना है, कैसे कैटेगराइज करना है। तो वो चूँकि मैंने मेंशन किया है कि मैं आपको इसमें कुछ और ये डिफरेंट क्वेश्चंस भी शामिल हैं, आप इनको देख लीजिए। इट विल बी हेल्प यू पीपल कि जब आप बच्चों को डिफरेंशिएट करेंगे, उनका करिकुलम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के अगेंस्ट में जो चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी तो आप उनसे दोबारा फीडबैक कैसे ले सकते हैं। ये नॉलेज लेवल के क्वेश्चन है कि आप कैसे पूछ सकते हैं, क्या क्या पोटेंशियल्स उनके अंदर जनरेट हो जाएंगे, आपके पास क्वेश्चन आप किस तरह से पूछ सकेंगे। दीज आर फॉर द कम्प्रीहेंशन, जिसको आपने अंडरस्टैंडिंग बोला था, ये वो है। एप्लीकेशन है, जिसको आपने एनालाइजिंग कहा था, दोनों एक ही नाम है, एप्लीकेशन एज अप्लाइंग है, दैट इज द सेम थिंग। तो इसी तरह से इसके अंदर भी तीनों चीज़ें आ रही हैं कि वर्ब्स क्या हैं, सैम्पल क्वेश्चंस क्या हैं और पोटेंशियल एक्टिविटीज़ क्या हैं, एनालिसिस है। अच्छा जी, एनालिसिस को याद रखें, ये एनालिसिस और सिंथेसिस एक ही बात है। वहाँ पर जो हमारे पास है, हमने चूँकि रिवाइज ब्लूम टेक्सोनोमी के ऊपर बात की है, ये इवेल्युएशन था, इवेल्युएशन के बाद हमारे पास क्रिएटिविटी है। चूँकि क्रिएटिविटी के ऊपर कोई सवाल इस तरह से नहीं होता है कि आप नई बात जनरेट किए थे, तो इसलिए वो वाला पोर्शन हमारे पास यहाँ पर नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम वेरी होपफुल कि आपने बहुत अच्छा इस वीडियो से लर्न कर लिया होगा। हेल्पिंग मटेरियल आपके पोर्टल के ऊपर मौजूद है, मैंने चीज़ें भिजवाई हैं। उसके अंदर जो है वो आपके हैंडआउट्स भी हैं, पावर पॉइंट भी है, बुक्स भी हैं
और अदर वीडियोस भी हैं। अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर यहाँ पर जो है वो बोल रहा हूँ, 0333 428 6641। इसके ऊपर व्हाट्सएप भी मौजूद है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल टीच यू एंड आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। और कोई भी आपका सवाल हो, यू आर वेरी फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, यू आर अलाउड टू कॉल मी, and very hopefully inshallah I will respond to you people and I will attend your queries. Thank you very much. Jazakallah fi amanillah.